अनजाने में उसने पानी पी लिया, जिससे उसकी हर सांस लेने में ऐसा दर्द होने लगा जैसे सुई उसके फेफड़ों में चुभ रही हो। दो लुटेरे वहां पहुंचे और अपने घोड़ों से नीचे उतर आए। उन्होंने एमरी को नदी की तेज धारा में डूबते हुए देखा। चलो चलते हैं, लड़का इस बर्फीली नदी में जीवित नहीं रह पाएगा, लुटेरे ने कहा। क्या हमें कम से कम इसकी पुष्टि नहीं कर लेनी चाहिए? दूसरे लुटेरे ने पूछा। क्या तुम बेवकूफ हो? क्या तुम्हें धारा की तीव्रता दिखाई नहीं दे रही? अगर वह डूबने से नहीं मरा तो जम जाएगा, मौत तक। मुझे यकीन है कि वह किसी न किसी तरह मर ही जाएगा। ठीक है, आप जो कहें। दोनों लुटेरे अपने घोड़ों पर सवार होकर चले गए। एमरी डूबने लगा। वह धारा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सका और नदी के अंत में एक झील में जा गिरा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके फेफड़े फटने वाले हों। वह किसी से, किसी भी चीज से, किसी भी तरह से उसे बचाने की कामना कर रहा था। जल्द ही उसने संघर्ष करना बंद कर दिया। वह बेहोश होता चला गया और अंत में झील की तलहटी में जा पहुंचा। क्या यह अंत है? लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि एक लता उसकी ओर बढ़ रही है। लता उसके पैर से लिपट गई और उसे वापस जमीन पर खींच लाई। कुछ ही सेकंड बाद उसे जोर से खांसी आई और उसने सारा पानी थूक दिया जो उसने पिया था। एमरी को नहीं पता था कि वह कैसे बच गया। फिर वह कीचड़ भरी जमीन पर रेंगने लगा। वह लेटा हुआ था और रात के आकाश को घूर रहा था। उसके शरीर का हर हिस्सा दर्द कर रहा था। वह कांप रहा था। उसकी दृष्टि धुंधली हो रही थी, लेकिन उसकी निगाह एक बार फिर एक पंक्ति में लगे 3 तारों पर टिक गई। उसने तीनों तारों से प्रार्थना की, कृपया मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, हे पिता। एमरी ने अपनी आंखें खुली रखने के लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन मानो कोई भारी भार उन्हें नीचे खींच रहा हो और वे बंद होने की कगार पर पहुंच गईं। वह कमजोर, ठंडा और मरणासन्न था। तभी मानो तारों ने उसकी इच्छा पूरी कर दी हो। तीनों तारों के बीच वाला तारा चमक उठा और उसकी एक किरण एमरी के कमजोर शरीर पर पड़ी, फिर कुछ पल के लिए हवा में तैरती हुई गायब हो गई। एमरी उस वाक्य के अर्थ पर विचार कर रहा था, लेकिन वह दुविधा में था कि वापस जाए या नहीं। आखिर क्या कोई और वजह थी जो उसे वापस जाने के लिए प्रेरित करती? उसके पिता की हत्या कर दी गई थी, उसकी पूरी जागीर जलाकर राख कर दी गई थी, और यहां तक कि राजकुमारी भी। वही राजकुमारी जिसने कहा था कि वे कम से कम दोस्त भी नहीं बन सकते। शायद लुटेरों से बदला ले, लेकिन उन्हें हराने की शक्ति उसके पास क्या थी? वह कमजोर और दुर्बल था। वापस लौटने के लिए वह चाहे जो भी बहाना बनाए, उसके पास हमेशा कोई न कोई बहाना होता था जो उसे गलत साबित कर देता था। फिलहाल वह अपने आगे चल रहे युवाओं के समूह के पीछे पीछे चल रहा था। जूलियन और थ्रैक्स अब भी एक दूसरे को घूर रहे थे, जबकि चूमो चुपचाप एक तरफ खड़ा था और अपने आसपास की हर चीज पर संदेह भरी नजर रखे हुए था। तभी अचानक एक खूबसूरत महिला एमरी की नजरों और विचारों में छा गई। हेलो, तुम एमरी है ना? सांवली त्वचा वाली लड़की ने मीठी आवाज में पूछा। उसने आगे कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम उस लड़के से अलग होगे जो झगड़ा करने की कोशिश कर रहा है। एमरी थोड़ा पीछे हट गया। इस लड़की ने उसे चौंका दिया था। वह बहुत करीब थी। उसने खुद को संभाला और उस युवती की ओर देखा। अनजाने में ही उसने उसकी तुलना ग्वेन से कर दी। एमरी के लिए ग्वेन एक अंगारे जैसी थी, कुछ गर्म और कुछ ऐसा जिसे वह छू तो नहीं सकता था, लेकिन बिना जले उसके करीब जा सकता था। लेकिन यह लड़की क्लेया, एमरी को लग रहा था जैसे वह आग हो जो उसके बहुत करीब जाने पर उसे भस्म कर देगी। क्लेया जवान थी, उन्हीं की उम्र की, लेकिन उसके काले बाल, बड़ी गोल आंखें जिनके किनारों पर काली लकीरें थीं, और उसके सुडौल शरीर को उभारने वाले कपड़े एमरी के दिल की धड़कनें तेज करने के लिए काफी थे। वह आपकी की अब तक की सबसे खूबसूरत लड़की थी। मैंने अब तक ऐसा नहीं देखा था। उसमें एक अनोखी नारित्व की अपील थी जो ग्वेन में नहीं थी। क्लिया ने शालीनता से अपनी बाहें मोड़ी और कहा, मुझे आश्चर्य है कि आप और अधिक उत्साहित क्यों नहीं हैं?
उत्साहित? तुम्हारा क्या मतलब है? एमरी ने उलझन में पूछा। हम एक रहस्यमयी जगह पर हैं, क्लेया ने ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहा। ऊपर देखो, आसमान में तैरते हुए द्वीप और घर हैं। वे हमारे शक्तिशाली फराओ द्वारा निर्मित पिरामिडों की तुलना में कुछ भी नहीं हैं। एमरी ने उसकी उंगली की दिशा का अनुसरण किया और गहरी सोच में डूब गई। वह सही थी। आखिर उसने पहले इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया? वह अपने चारों। एमरी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं खूबसूरत हूं? अगर ऐसा है तो जब कोई खूबसूरत महिला तुमसे बात कर रही हो तो सुनो, समझे? क्लेया ने तीखे स्वर में कहा, लेकिन फिर भी वह स्वर कानों को मधुर लगा। एमरी के पास कई बार सिर हिलाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। क्लिया उसे और भी कुछ समझाने ही वाली थी कि अचानक उनकी बातचीत रुक गई। दोनों ने सामने देखा। कक्षा 77 में पढ़ने वाले सभी लोग इस द्वार से प्रवेश करें, काले और सुनहरे कवच पहने एक व्यक्ति ने कहा। पोर्टल शब्द एमरी ने पहले कभी नहीं सुना था। हालांकि एमरी ने अब तक जो देखा था उसके आधार पर यह पोर्टल एक दरवाजे की तरह काम करता था, भले ही यह दरवाजा हवा और प्रकाश से बना हुआ प्रतीत होता था। इसका आकार गोलाकार था और यह चमकता हुआ प्रतीत होता था, और इसके पीछे कुछ भी नहीं था। चलो एमरी, यही तो हमारी क्लास है, क्लिया ने अनजान चीजों से बेखौफ होकर कहा। उसने एमरी का हाथ पकड़ा और उसे चमकते हुए घेरे की ओर खींच ले गई। आह, रुको! उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसके कोमल हाथ ने उसे कसकर पकड़ लिया। लड़का और लड़की पोर्टल से गुजर गए और उनके चारों ओर का पूरा वातावरण बदल गया। जगह बदल गई थी। अब वे एक ऐसी जगह पर थे जहां सफेद टाइलें, सफेद दीवारें और सुनहरे खंभे समरूपता से करीने से लगे हुए थे। यह इतनी भव्य थी कि शेरनी का सिंहासन कक्ष इसके सामने फीका पड़ जाता था। कमरे के बीच में एक चबूतरा था और उसके नीचे सीढ़ियों की कतारें थीं, जिनमें से प्रत्येक कतार में डेस्क लगी हुई थीं, जो एक अर्धवृत्त का आकार बना रही थीं। वहां पहले से ही कुछ अन्य लोग बैठे हुए थे, जो लगभग उसी उम्र के लग रहे थे, और वे चबूतरे की ओर मुंह करके बैठे थे। चबूतरे के सामने एक महिला बैठी थी, जिसने बैंगनी रंग की पोशाक से मेल खाती नुकीली टोपी पहन रखी थी। यह उन सभी के लिए एक अनोखा दृश्य था, सिवाय जूलियन के, जो शायद पहले भी इसी तरह की जगह पर जा चुका था। वह बाकी 4 लोगों के आगे आगे चला और सबसे आगे जाकर पहली पंक्ति में बैठ गया, जहां लड़कों और लड़कियों का एक और समूह बैठा था। लेकिन लड़कों में से एक खड़ा हो गया और अपनी छाती की ओर इशारा करते हुए बोला, तुम यहां के नहीं हो, नीच दुनिया के नागरिकों, कोने में पीछे बैठो। जूलियन चुप रहा लेकिन विचलित नहीं हुआ। उसने काले बालों वाले उस लड़के को देखा, जिसने सिर से पैर तक काले और सफेद रंग की वर्दी पहन रखी थी। दूसरी ओर थ्रैक्स जूलियन के आगे निकल गया और आगे बढ़ा रही थी।